तो हेलो गाइस, वेलकम टू डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल। और आज है 23 जुलाई गुरुवार। तो आज के अखबारों में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के साथ में हम आज के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दैनिक जागरण अखबार से हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान की राजनीतिक उठापटक ने दैनिक जागरण को अपने शीर्ष पेज पर पहले स्थान पर जगह दी हुई है। और जहां पर बताया गया है कि राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, इनके भाई के घर पर ईडी का छापा पड़ा हुआ है। इसके बाद में जो एक समिट हुई है अमेरिका और भारत के बीच में बिजनेस काउंसिल की, वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत में निवेश के लिए इससे बेहतर मौका अब कभी भी नहीं मिलेगा। तो कोरोना काल के दौरान जब तमाम सारे देश जो हैं वो अपने आप में सिमट रहे हैं, तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मंच के निवेशकों के समक्ष भारत को सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर पेश करने की कोशिश की हुई है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अब ये जो सारे पॉइंट है ये इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिहाज से, तो इनको आप गौर से ध्यान से सुनिएगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इसके अलावा विशाल मध्यम वर्ग, इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल व सरकार की ठोस नीतियों को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश करने का इससे बेहतर मौका और नहीं बनेगा। उन्होंने अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित होने वाली इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए बुधवार को यह बात कही हुई है। तो नरेंद्र मोदी किस चीज़ को संबोधित कर रहे थे, वो था हमारा इंडिया आइडियाज समिट, जिसमें से क्या हुआ था, इन्होंने जो अमेरिका है और भारत का जो बिजनेस काउंसिल है, अमेरिका भारत के बिजनेस काउंसिल ने इस इंडिया आइडियाज समिट को आयोजित किया था। तो नरेंद्र मोदी जी बोल कहाँ पर रहे थे, वो बोल रहे थे इंडिया आइडियाज समिट में। इसको आयोजित किसने किया, तो अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल ने आयोजित किया हुआ है। सालाना तौर पर होने वाला यह समारोह दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को दिशा देने वाला साबित हो रहा है और इससे दूसरे देशों के निवेशकों को भी काफ़ी दिलचस्पी आ रही है भारत के भीतर। तो इंडिया आइडिया समिट जो है, जो भारत और अमेरिका की बिजनेस काउंसिल कराती है और ये जो हर साल होता है, इसमें क्या हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत निवेश के लिए वर्तमान में सबसे अच्छा स्थान है। और कोरोना काल में जो भी कंपनियां चीन से निकल रही हैं, इसके बारे में अमेरिका ने भी कहा है कि भारत उनके लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है। आगे अगर हम देखें तो G20 के मंच से भी चीन को सख्त संदेश, टाइटल से दैनिक जागरण ने लिखा है, जहां पर संबोधित करते हुए इसको रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल प्लेटफार्मों को देशों की संप्रभुता के लिए उत्तरदायी होने की जरूरत शीर्षक से एक खबर छापी हुई है। तो बैठक में चीन के डिजिटल मंत्री भी मौजूद रहे। चीन ने नहीं उठाया ऐसा कोई मुद्दा। तो चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध और सख्ती के संदेश देने के बाद में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी चीन के सामने स्पष्ट कर दिया है कि डाटा पर संप्रभु का अधिकार होता है और इसका उल्लंघन किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 देशों का जो डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, वहां पर भारत के आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया के डिजिटल प्लेटफार्मों को सभी देशों के संप्रभुता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो G20 की डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, वहां पर भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है, तो रविशंकर प्रसाद जी ने हिस्सा लिया है। और नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के जो डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें हिस्सा लिया हुआ है। तो ये खबर हमारे लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में जो तकनीकी संबंधी सूचनाओं के लीक होने की खबरें हैं या जो लीक होने की समस्याएं हैं, वो अपने चरम स्तर पर हैं। तो ऐसे में G20 में जो डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, वहां पर भारत की ओर से रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारे आईटी मंत्री यानी कि जो हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भाग लिया हुआ है। अगली खबर की अगर हम देखें तो कोरोना के खिलाफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कैसे काम करेगी, इसके चरणों को समझाते हुए दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है, जहां पर बताया गया है कि इसके पहले चरण में कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के जेनेटिक कोड की पहचान की जाती है। इसके बाद में इस वैक्सीन के दूसरे चरण में क्या होता है कि इसमें चैंपियंजी से लिया गया जो एडिनोवायरस कमजोर और जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप होता है वायरस का, इससे मनुष्यों को संक्रमण नहीं होता है, इसका यूज किया जाता है। फिर तीसरे चरण में इस वैक्सीन का उपयोग जो होता है वो स्पाइक प्रोटीन को पैदा करने में मदद करता है, जिसके कारण शरीर में जो इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी होता है ये बनने लगते हैं। एक बार जब इम्यून सिस्टम स्पाइक प्रोटीन की पहचान कर लेता है तो वह कोरोना वायरस के खिलाफ संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने लगता है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो दुनिया के सभी देश प्रयास कर रहे हैं वैक्सीन बनाने में, उसमें सबसे आगे ब्रिटेन की हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ट्रायल है वो तीसरे चरण में पहुंच गया है। तो ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो
ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका जो एस्ट्रोजेनेका कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल है ये सुरक्षित और प्रभावी रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक वह भारत में अगस्त के आखिर तक इसके तीसरे चरण का ट्रायल करने जा रहा है। इसमें करीब 4 से 5 हज़ार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। बड़ी उम्र के लोगों के साथ में स्वास्थ्य कर्मी भी इस ट्रायल में हिस्सा लेंगे। इस वैक्सीन को भारत में कोविड शील्ड नाम दिया गया है। तो बस ये नाम आपको मुझे बताना था, इस नाम को भी हमें याद रखना है कि इस वैक्सीन को नाम दिया गया है भारत में कोविड शील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके उत्पादन को लेकर के ऑक्सफोर्ड के साथ में एक समझौता कर चुकी है और इसके बाद में हमने बाकी सारे चरणों के बारे में पहले ही देख लिया हुआ है। देखते हैं अगली खबर के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि चीन से तनातनी के दौरान में ही एक एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो चलिए इस खबर के बारे में इन डिटेल चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो चीन से तनातनी के बीच में भारत ने एक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। यह जो टैंक पलक झपकते ही या जो मिसाइल है या पलक झपकते ही दुश्मन देश के किसी भी टैंक को क्षण भर में ध्वस्त करने में सक्षम है। इस ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल को नाम दिया इसे जो है वो ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल नाम दिया गया है। तो ध्रुवास्त्र जो एंटी टैंक मिसाइल है इसका परीक्षण सफल परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने किया है। कहां से किया गया है? तो जो ध्रुवास्त्र है इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ITR, वहां से पिछले 15-16 जुलाई को इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसका वीडियो जो है वो बुधवार को साझा किया गया है। तो भारत में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो किसी भी टैंक को क्या कर सकती है? पल भर में ध्वस्त कर सकती है। और इसका जो परीक्षण है वो कहां से किया गया है? तो ओडिशा का जो बालासोर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है यानी कि ITR है, यहां से इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत निर्मित परमाणु रिएक्टर ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। यह खबर भी दैनिक जागरण ने महत्वपूर्ण तरीके से छापी है। रिएक्टर में जो कंट्रोल्ड सेल्फ इसके बाद में सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिशन चेन है, ये रिएक्शन है, ये शुरू हो गया। तो भारत ने अपने पहले 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR गुजरात स्थित काकरपारा परमाणु ऊर्जा परियोजना ने बुधवार को पहला पड़ाव पार कर लिया है। तो जो भारत की जो ये परियोजना है परमाणु रिएक्टर की, यह परियोजना लगी कहाँ पर है हमारे लिए ये जानना जरूरी है। और ये योजना जो है लगी हुई है गुजरात के काकरपारा में। तो गुजरात के काकरपारा में जो भारत की पहली परमाणु रिएक्टर योजना है, इसने पहला पड़ाव पार कर लिया है। इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी हुई है। इसके बाद में चाबाहार प्रोजेक्ट पर कैसी उलझन टाइटल से राहुल लाल जी का एक लेख छपा हुआ है विमर्श टाइटल के दैनिक जागरण के आज के 9 नंबर के पेज में। यह हमारे लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों का नजदीकी संबंधों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे जो ईरान है वो हमें चीन के पाले में जाता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में भारत और ईरान की जो एक संयुक्त परियोजना है चाबाहार प्रोजेक्ट, उसमें काफी सारी उलझनें पैदा हो गई हैं। तो इनकी खबर का हम थोड़ा सा शीर्षक पढ़ लेते हैं। तो ईरान में चाबाहार परियोजना को यदि भारत चीन के हाथों खो देता है तो हमारी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी। साथ ही भारत को पश्चिमी एशिया से कच्चा तेल उन समुद्री भागों से लाना होगा, उसका नियंत्रण चीन के पास होगा। तो चाबाहार जोधान जो जाहेदान रेलमार्ग निर्माण है, अगर इससे भारत को हटा दिया जाता है तो मध्य एशिया से भारत पहुंच से बाहर हो जाएगा। यदि चीन चाबाहार प्रोजेक्ट को अपने नियंत्रण में ले लेगा तो संपर्क प्रभावित होने के साथ भारतीय ऊर्जा भी खतरे में, जो ऊर्जा सुरक्षा है यह भी खतरे में पड़ सकती है। तो इसका सामरिक बड़ा महत्व है और चाबाहार प्रोजेक्ट के बारे में इन डिटेल हमें इंफॉर्मेशन रखनी है पूरी की पूरी। इसके बारे में, इसके स्टार्ट से लेकर के फिर क्या क्या इसके चरण रहे, क्या क्या इसके परिणाम हो रहे हैं और क्या क्या भविष्य में इसके प्रति रणनीतियां और परिणाम हो सकते हैं, ये चीज हमें बिल्कुल तैयार करके रखनी है। क्योंकि मध्य एशिया में गल्फ कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे और पश्चिमी एशिया में फिर हम देखेंगे, तो दक्षिण एशिया के लिए खासतौर से हमारे भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए लिहाज से चाबाहार प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये विस्तार से इस लेख को बताया गया। तो इस लेख की जो कटिंग है ये मैं आपको ग्रुप्स में पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसको इन डिटेल सारी का सारा लेख पढ़ सकते हैं। ये लेख पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने देखे दोनों पेजेज के स्क्रीनशॉट्स लिए हुए ताकि इस लेख को आप अच्छे से पढ़ सकें और जान सकें। भारत ईरान संबंधों की शिथिलता के साथ में एक सब टाइटल में वो कारण भी बताए गए हैं जिसके कारण चाबाहार प्रोजेक्ट जो है वो खतरे में अब पड़ गया है। अगर हम आगे देखें तो बिजनेस टाइटल में चीन से आयात पर रोक के पक्ष में 67% MSME यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग हैं, उस चीन से आयात से रोक के पक्ष में 67% जो MSME उद्योग हैं वो चीन से आयात के रोक के पक्ष में हैं। तो ये एक बड़ी खबर है बिजनेस टाइटल में जागरण में जो छपी हुई है।
इसमें बताया गया है इस लेख में कि जो छोटे कारोबार बचाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत होगी और जो 26% एमएसएमई है वो नई नौकरियां देने की स्थिति में अभी तक पाए गए हैं। तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अगर हम आगे देखें तो वहां से बहुत महत्वपूर्ण खबर एक दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से हमें मिल रही। ह्यूस्टन में जो वाणिज्यिक दूतावास है चीन का, उसको बंद करने के लिए अमेरिका ने कह दिया है। तो अमेरिका ने क्या कहा है, बीजिंग ने कहा कि वाशिंगटन के इस कदम से और खराब होंगे दोनों देशों के संबंध। चीनी कर्मचारियों द्वारा गोपनीय दस्तावेज जलाए जाने की खबरें। तो अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर सकता है चीन। तो अब जो सूत्रों के मुताबिक अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम के जवाब में क्या होगा कि बीजिंग वुहान स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने पर विचार कर सकता है। बता दें कि कोरोना फैलने के बाद में जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है उसने अपने स्टाफ और परिजनों को पहले ही यहां से निकाल लिया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चीन और क्या कदम उठाएगा। तो जो ह्यूस्टन में वाणिज्यिक दूतावास है चीन का, इसको अमेरिका ने बंद करने के लिए कह दिया है। हालांकि अभी बीजिंग ने यह निर्णय नहीं लिया है कि जो वुहान में अमेरिकी दूतावास है इसे बंद किया जाएगा कि नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन ह्यूस्टन में जो अमेरिका के ह्यूस्टन में जो वाणिज्यिक दूतावास है चीन का, उसको बंद करने के लिए अमेरिका ने स्पष्ट तौर से कह दिया है। आगे अगर हम देखें तो आजकल में कोरोना में जो HQ और क्लोरोक्विन है ये प्रभावी नहीं है, एक खबर यह छपी है। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए चंद्रशेखर आजाद टाइटल से एक छोटी सी खबर छपी हुई है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म आज ही के दिन यानी कि आज ही के दिन में क्या हुआ था, 1906 में मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। अध्ययन के लिए वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में इन्हें भेजा गया। 15 साल की उम्र में ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 15 कोड़ों की सजा मिली थी। तो जो 15 कोड़ों की सजा मिली थी, ये जो महत्वपूर्ण कहानी है ये हम सबने कक्षा 5-6 की किताबों में पढ़ी हुई है, लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि यह किस आंदोलन में भाग लेने के कारण मिली थी। तो यह असहयोग आंदोलन के में भाग लेने के कारण मिली हुई थी। तो यहां से हमें असहयोग आंदोलन के बारे में भी इन डिटेल चीजों को पढ़ के रखना है। इसके बाद में अगर हम देखें तो क्रांतिकारी संगठन जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इससे भी जुड़े रहे थे और 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने इन्हें घेर लिया था। बहादुरी से मुकाबला करने के बाद में इन्होंने खुद को गोली मार करके अपने जीवन का त्याग कर दिया था। तो स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए चंद्रशेखर आजाद जी का आज के दिन बर्थडे है। आज ही के दिन ये 1906 में पैदा हुए थे और बाद में ये फिर पढ़ाई करने के लिए वाराणसी गए। लेकिन असहयोग आंदोलन में जब मात्र इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में भाग लिया तो इन्हें 15 कोड़े मारे जाने की सजा मिली थी। फिर काकोरी कांड और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में भी ये जुड़े रहे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था, इससे भी ये जुड़े थे। और 27 फरवरी 1931 को फिर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस ने इनको घेर लिया था तो इन्होंने खुद को गोली मार करके अपने जो प्राण हैं उनको त्याग दिया था। अब बात करते हैं जनसत्ता अखबार में छपी प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो गहलोत के भाई के घर पे ईडी के छापे को इसने भी अपने जो मुख्य पृष्ठ है वहां पर प्रमुखता दी हुई है। यहां से दूसरी खबर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हालो आर्चिया। जो अभी हमने देखा था कि महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई थी कि वहां की जो लोनार झील थी वहां का पानी क्या हो रहा था, गुलाबी हो गया था। तो अब वहां पर क्या हो गया है कि वहां से वो रहस्य सुलझ गया है गुलाबी पानी होने का। और वो रहस्य कैसे सुलझा, आइए मैं उसके बारे में आपको इन डिटेल चीजें बता देता हूँ। तो खारे पानी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जिसका नाम है हालो आर्चिया और अनुसंधानकर्ताओं ने वन विभाग को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। अब लाल शैवाल से गफलत क्या है मैं पहले आपको ये बताता हूँ। तो जो डॉक्टर प्रशांत हैं इन्होंने कहा है कि शुरुआत में हमें लगा था कि लाल रंग के जो दूना लीला है शैवाल, इसके कारण झील का पानी का जो है वो गुलाबी हो गया है। लेकिन झील के पानी के नमूनों की जांच के बाद हमें पता चला कि झील में जो है वो हालो आर्चिया बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण यहाँ का पानी गुलाबी हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो धाके फाल्कर हैं यही डॉक्टर प्रशांत, इन्होंने ये कहा कि चूंकि जो हालो आर्चिया है यह गुलाबी रंग पैदा करता है इसीलिए पानी की सतह पर गुलाबी रंग आ गया है। तो हालो आर्चिया ये खबर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सेव करके रखिएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। इससे परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना 99% तक है। ठीक है, इसको मैं इन डिटेल भी आपको पढ़ देता हूं। तो महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो लोनार झील का पानी है वो हालो आर्चिया जीवाणु के कारण जो बड़ी संख्या में उसके उपस्थिति के कारण गुलाबी हुआ है। पुणे स्थित एक संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला है। आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत जो धाके फाल्कर हैं इन्होंने बताया कि हालो आर्चिया या फिर हेलोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में पाया जाता है। तो जो हालो आर्चिया है यह खारे पानी में पाया जाता है और इसी के कारण जो हमारा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील है इसका पानी गुलाबी हो गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर पर आप अपनी नजर जरूर बना करके रखिएगा। इसके बाद में रंगभेद, हालत और विरासत के टाइटल से जनसत्ता ने विशेष में एक खबर छापी है जिसमें
नेल्सन मंडेला की जो अभी हाल ही में जयंती मनाई गई, उसके बाद में जो रंग भेद की पूरी दुनिया में जो स्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा रही है। रंग भेद के बारे में अमेरिका में तमाम सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस लेख को भी मैं आपके लिए पोस्ट करने वाला हूं ग्रुप्स में, तो इस लेख को भी आप इन डिटेल पढ़ लीजिएगा, जहां पर काफी सारे टाइटल्स को बना करके, जैसे कि भय, हिंसा और नफरत, महात्मा गांधी और मंडेला, तुलना और तारीख, संघर्ष के लिए चाहिए नायक, अनुभव और सबक, संघर्ष के 3 दशक, टाइटल से बहुत महत्वपूर्ण चीजें छोटे छोटे स्तरों में बताई गई हैं। तो इस खबर को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ करके देखें तो ई कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा आयातित उत्पाद कौन से देश का है। ये एक बड़ी खबर है। जो अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अब उनको अपने मंच पर बिकने वाले आयातित उत्पादों के मूल देश का नाम बताना होगा। तो अभी तक जो क्या हो रहा था कि जो ऑनलाइन सामानों की बिक्री हो रही थी, वहां से हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि इस प्रोडक्ट का ओरिजिन कौन से कंट्री का है या फिर ये कहाँ का बना हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया कि केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी हुई है। केंद्र की ओर से जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान के पीठ के समक्ष जो दाखिल हलफनामे में कहा गया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम और नियमों के तहत ई कॉमर्स साइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई कॉमर्स लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किसी उत्पाद के मूल देश का नाम दर्शाया गया हो। केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय दिगपाल के जरिए दायर हलफनामे में यह बात कही गई है। इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दायित्व होगा। दिगपाल ने कहा कि जहां भी इन नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, संबंधित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। तो जो भी ऑनलाइन कंपनियां, जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियां हैं, उनको अब किसी भी देश का जो कोई भी सामान वो बेचेंगे तो उन्हें उस आयातित उत्पाद के देश का नाम बताना होगा कि किस देश से इसका आयात किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, जिससे कम से कम हम जान सकते हैं कि ये कौन से देश का उत्पाद बना हुआ है खरीदने से पहले। जीडीपी में 2020-21 में 6% तक की गिरावट हो सकती है, डीबीएस ने यह बात कही हुई है। कल एक खबर और महत्वपूर्ण थी, जहां पर मैंने आपको जो एक जापान की ब्रोकरेज कंपनी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो उसका एक बॉडी थी, निकाय बताया था, जिसने कहा था 6.1% की जीडीपी में भारत की गिरावट हो सकती है। वहीं पर जो सिंगापुर की ब्रोकरेज कंपनी है अब डीबीएस, इसने बुधवार को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6% की गिरावट का अनुमान लगाया हुआ है। तो देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है इसमें गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो तमाम सारे देशों की ब्रोकरेज कंपनियां हैं ये अपने अपने अनुमान बता रही हैं। तो चूंकि कोरोना महामारी के बाद में आयात और निर्यात साथ ही उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर उत्पादन और जीडीपी का बड़ा हिस्सा होता था, उनका उत्पादन बड़ी तरीके से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जीडीपी 2020-21 में भारत की जीडीपी में 6.1% की गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं हरी भूमि अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो श्री राम मंदिर की बढ़ेगी 20 फीट लंबाई, 2 मंडपों में से एक में बैठ सकेंगे 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु। यानी कि राम मंदिर के निर्माण की खबर को हरी भूमि ने प्रमुखता दी है। इसके बाद में देखें तो अब आकाशीय बिजली से सुरक्षित करने के लिए दामिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। बिजली को भारत देश में सबसे अधिक जानलेवा आपदाओं में से एक गिना जाता है। गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो दामिनी ऐप किससे रिलेटेड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईटी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है हमारा। दामिनी ऐप अब क्या करेगा? आकाशीय बिजली से सुरक्षित करेगा लोगों को, और यह गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में ऐप उपलब्ध है। बस दामिनी ऐप आपको का नाम आपको याद रखना है। दामिनी ऐप किस लिए बनाया गया है? आकाशीय बिजली से लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़कर के हम देखते हैं कि कैबिनेट सीएम का फैसला, प्रदेश में प्रतीक स्वरूप मनाया जाएगा 15 अगस्त। तो कैबिनेट में जो सीएम है इन्होंने फैसला लिया, ये कहाँ के सीएम है? ये हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में प्रतीक स्वरूप जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये पहला स्टेट है जिसने अभी से घोषणा कर दी है कि जो 15 अगस्त का हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको क्या होगा? प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो आपको एक खबर याद रखनी कि वो कौन सा राज्य है जिसने प्रतीकात्मक रूप से मनाने की घोषणा की हुई है 15 अगस्त को। वो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ठीक है, आगे बढ़कर के देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना थी, जिसके बारे में मैं कल आपको बता चुका था, उसी फॉलोअप खबर में आज फिर एक खबर छपी, जहां पर यह कह दिया गया है कि 15 दिनों में गोबर की बिक्री का ऑनलाइन भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, फिर उसकी कंपोस्ट खाद बना करके 8 रुपए किलो उसे बेचा जाएगा। इसके बाद में गांधी से कम नहीं तिलक शीर्षक के अंतर्गत विचार
पेज पर हरिभूमि ने विचारधारा में निरंकार सिंह जी का एक लेख छापा हुआ है, जहां पर तिलक और गांधी की तुलना रोचक है। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी दोनों ही अपने युग की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादी विभूतियां थी। दोनों ही नेताओं के व्यक्तित्व स्वतंत्रता संग्राम के जीवंत प्रतीक थे। जिस तरह प्रथम महायुद्ध के पश्चात भारत के रंगमंच पर गांधी जी का एकछत्र आधिपत्य रहा, उसी तरह से जो महायुद्ध है उससे पहले लोकमान्य तिलक भारतीय जनमानस के सम्राट थे। राजनीति में तिलक जन्मजात योद्धा थे। तो तिलक और गांधी के कंपैरिजन में एक लेख छपा हुआ है, ये भी मैं आपके लिए पोस्ट करने वाला हूं, जिसे आप पढ़ करके इन डिटेल गांधी और तिलक के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीजों से अवगत हो सकते हैं और मेंस में ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 45 जो राज्यसभा सदस्य हैं इन्होंने शपथ ले ली है और अगस्त में मानसून सत्र पर बाकी चीजों पर फैसला होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें तो जो हमें दिखाई दी है वो ये है कि राज्यसभा में बुधवार को जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है ये संपन्न हुआ। कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 45 नेताओं ने राज्यसभा जो सदस्यता है वो ले ली है। शपथ लेने वालों में दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, झाझमो अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। नवनिर्वाचित 61 में से 36 सदस्यों ने पहली बार राज्यसभा में प्रवेश लिया है। अब सदन में भाजपा के सांसदों की संख्या 75 से बढ़कर के 86 हो गई है। तो अब राज्यसभा में कुल सांसद कितने हो गए बीजेपी के? वो हो गए हैं 86, 86 हो गए। और जो कांग्रेस से अभी निकल करके भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो ये एक प्रमुख खबर है जिसे जनसत्ता ने हरिभूमि ने अपने अखबार में जगह दी हुई है। इसके बाद में अगर हम देखें तो रिलायंस बाजार का पूंजीकरण तेजी से बढ़कर के 13 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये उपलब्धि है मुकेश अंबानी धनाढ्यों की सूची में अब 5वें स्थान पर आ गए हैं। तो जैसे कल हमने देखा था कि जो हमारे अमेजन के संस्थापक थे जेफ बेजोस, उनकी संपत्ति जो है वो 24 घंटे में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी प्रकार से आज हमें देखने को मिला है कि रिलायंस बाजार का जब पूंजीकरण हुआ है तो मुकेश अंबानी धनाढ्यों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा एक और रिलायंस से ही खबर जुड़ी हुई है, वो ये है कि रिलायंस ऑनलाइन किराना कारोबार के आधे हिस्से पर कब्जा कर सकता है। इस टाइटल से भी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण खबर छापी गई है। अमेरिकी कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके हवाले से इस खबर को जारी किया गया है। यहां पर अगर हम देखें तो रिलायंस का बाजार पूंजीकरण तेजी से बढ़कर के 13 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बफे जो है वो 72.7 अरब डॉलर के साथ में 7वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार 75 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास में। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 सप्ताह पहले कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण 160 अरब डॉलर था। राइट इशू में पहली बार 1100 करोड़ रुपए के पार चली गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद में अगर हम आगे देखें हिंदुस्तान में छपी हुई प्रमुख खबरों के बारे में तो दिल्ली में मरीजों से दोगुनी टेस्ट क्षमता, अरविंद केजरीवाल के हवाले से ये खबर एक छपी हुई, हिंदुस्तान ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी हुई है। इसके अलावा भारत में निवेश के लिए जो सबसे बेहतर समय है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक समिट हुई है अमेरिका के साथ में व्यापारियों की ट्रेड समिट हुई है, वहां पर इस खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है हिंदुस्तान अखबार में। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें हिदायत दी गई है कि ध्यान रखें विकास दुबे जैसी मुठभेड़ फिर दोबारा से ना हो। उच्चतम न्यायालय ने मौतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति को गठित कर दिया है। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया? पीठ ने केंद्र सरकार को आयोग सचिवालय की सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा है कि सहयोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA या किसी अन्य केंद्रीय जांच द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो जांच का दायरा हो व्यापक। जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इन्होंने बताया कि समिति उन स्थितियों की भी जांच करेगी जिनमें 65 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विकास दुबे को जमानत दी गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि हम समिति के हाथ बांधना नहीं चाहते, जांच का दायरा जो हो वह व्यापक होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो टायर फटने से पहले होने वाले हादसों पर रोक लगाने की तैयारी के लिए जो एक डिवाइस बनाई जा रही है उसके बारे में एक खबर छपी हुई। डिवाइस क्या होगी? ड्राइवर को टायर में वायु दाब बढ़ने पर अलर्ट करेगी और इसमें क्या होगा कि जो TPMS होगी इसकी कीमत 500 से 3000 रुपए के आसपास होगी। तो जो टायर फटने से होने वाले हादसे हैं उनको रोकने के लिए प्रयास किया गया है और एक डिवाइस को तैयार किया गया है। और इस डिवाइस के माध्यम से क्या होगा कि जब टायर का प्रेशर बढ़ेगा तो वो ड्राइवर को इसके बारे में सूचित करेगी। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने कार के सफर को आरामदेह और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में कई अहम बदलाव किए। इसके तहत सभी तरह के कार समेत व्यावसायिक वाहनों में हल्के प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को नामक डिवाइस को लगाने का फैसला अब किया गया है। तो इसके बाद में देखें अगर हम
तो रिपोर्ट में एक अच्छी खबर छपी हुई है जहां पर बताया गया कि गांव में कर्ज लेने वालों की जो रफ्तार है वो शहर से करीब करीब दोगुनी है। कर्ज लेकर घर चलाने वालों की संख्या लॉकडाउन के दौरान में बढ़ गई है। गांव की ताकत पे अगर हम देखें तो दो पहिया बिकते हैं 40% ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि 40% जो मोटर बाइक्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एफएमसीजी उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में 45% बिकते हैं। कुल उपभोक्ताओं में 65% हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की है और 15% कुल जीडीपी हिस्सेदारी कृषि की है। तो कृषि को इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। किसानों का और ग्रामीण क्षेत्रों का एक बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में और तमाम सारी चीजों में। इस हवाले से इस रिपोर्ट में खबर को छापा गया है जहां पर खर्च में कटौती को मजबूर हुए उपभोक्ता टाइटल से भी कुछ चीजों को बताया गया है। तो गांव में जो कर्ज लेने की रफ्तार अगर हम बात करें तो 4.6% रह गई है शहरों में कर्ज बढ़ोतरी घटकर, जबकि गांवों में 10.9% ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की बढ़ोतरी हुई है। तो ये खबर एक छपी हुई है। इसके बाद में अगर हम देखें तो क्या कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से, तो हिंदुस्तान अखबार में बढ़ती महामारी के खुलते मोर्चे के अंतर्गत हमें ट्रेस ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की रणनीति पर ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे धारावी जैसी मुश्किल जगह पर इसकी उल्लेखनीय कामयाबी दिखाई दे रही है हमें। तो जो हमारे राजीव दास गुप्ता जी हैं और ये प्रोफेसर हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य जेएनयू में, और इनका एक जो लेख छपा हुआ है हिंदुस्तान आज अखबार में जहां पर महामारियों के मुकाबले के बारे में जो धारावी मॉडल है उसकी समीक्षा करते हुए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं। तो महामारी से जुड़ा हुआ प्रश्न आना तो मेंस में इस बार तय ही है। ऐसे में जो भी महामारियों से जुड़े हुए प्रश्न हैं या महामारियों से जुड़े हुए जो लेख हैं उन्हें तो हमें बिल्कुल केयरफुली पढ़ना ही है। अगर हम आगे देखें तो रिलायंस पूंजीकरण 13 करोड़ के पार, इस खबर को हिंदुस्तान ने भी अपने अखबार में जगह दी है। इसके अलावा ध्रुवास्त्र जो दुश्मन का जो एंटी टैंक हमारी मिसाइल है इसके बारे में भी इसको भी हिंदुस्तान अखबार ने एक प्रमुखता के साथ जगह दी हुई है। अमेरिका जो दूतावास बंद करने का आदेश चीन को दिया हुआ है ये खबर भी यहाँ पर छापी गई है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा पर सजग रहे तो जो हमारे आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जिन्होंने अभी G20 इलेक्ट्रॉनिक मंत्रियों में बैठक में हिस्सा लिया था दिल्ली से, तो इनका भी एक जो खबर ये खबर है इसको भी हिंदुस्तान अखबार ने छापा हुआ है। इसके बाद में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, एलजी पर अभी भी उसके 4000 सैनिक तैनात हैं। इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने छापा है। ड्रैगन की चाल के टाइटल से लिखा गया है कि सहमति के बावजूद अपनी बात पर कायम नहीं रह रहा है चीन। तो ये एक हमारे लिए मुश्किल परिस्थिति है जहां पर हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर लगातार दबाव बना रहा है और दोहरी रणनीति के साथ में चालें खेल रहा है। तो हमारे लिहाज से अगर हम देखें तो जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, भारत चीन संबंध हैं और जो रक्षा संबंधी मामले हैं, मुद्दे हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या हमारे पास विकल्प हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस संबंध में हमारे पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ आज की खबरों के प्रमुख शीर्षक और टाइटल्स थे जहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानने को मिली हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो भी हमें समझने को मिला है। तो आज की क्लास से आप सभी लोग जुड़े इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।